कर्मधारय समास की चर्चा के क्रम में आज कर्मधारय समास से संबंधित कुछ सूत्रों पर विचार किया जाएगा। वस्तुतः इन सूत्रों से जो भी शब्द निष्पन्न होंगे उनमें विशेषण विशेषण बहुलम इस सूत्र के द्वारा भी समास किया जा सकता है। चूँकि विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र के द्वारा जहाँ भी समास किया जाता है उन स्थलों पर पूर्व निपात से संबंधित नियमों पर कामाचार होता है। अर्थात बहुत स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर हम किसी का भी पूर्व निपात कर सकते हैं, किसी को भी विशेषण बना सकते हैं, जो सारी चर्चा विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र में की जा चुकी है। लेकिन इन सूत्रों के जो उदाहरण हैं उनमें उन का ही पूर्व निपात हो, उससे भिन्न का पूर्व निपात न हो इत्यादि नियमन करना इन सूत्रों का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए प्रत्येक सूत्र के आगे लिखा भी रहता है पूर्व निपातार्थम सूत्रम, पूर्व निपातार्थम सूत्रम, पूर्व निपातार्थम सूत्रम इत्यादि रूप से पूर्व निपात के विषय में निर्धारण करना इनका एक उद्देश्य होता है। अधिकतम सूत्रों में यही स्थिति देखने को मिलेगी। और इसके अतिरिक्त एक दो सूत्र ऐसे भी आएंगे जो पुल्लिंग के साथ भी समास होगा तो स्त्रीलिंग के साथ भी समास होगा, उसकी चर्चा भी दो सूत्रों के माध्यम से आएगी। प्रधान सूत्र कर्मधारय समास करने वाला विशेषण विशेषण बहुलम यह ही है। अन्य गौण हैं, पूर्व निपात इत्यादि की व्यवस्था करने वाले सूत्र हैं। तो आज का जो प्रथम सूत्र है वह है प्रशंसा वचनैश्च। प्रशंसा वचनई ही तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, च अव्ययी पद है, दो पद का सूत्र है। पोटा युवति स्तोक इत्यादि सूत्र से जाति ही का इसमें अनुवर्तन हो जाता है। अर्थ बन जाता है प्रशंसा वचनई ही। प्रशंसावाचक जो शब्द हैं उनके साथ जातिवाचक शब्द का समास होता है। यह अर्थ है, अर्थ में कोई कठिनाई नहीं है, अर्थ करने में सामान्य अर्थ है। तो प्रशंसा वचन, प्रशंसा अर्थ में विद्यमान जो समानाधिकरण सुबंत उनका जातिवाचक समानाधिकरण सुबंत के साथ समास हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात विशेष रूप से विचारणीय है जिसकी टीका इत्यादि में चर्चा भी की गई है कि प्रशंसा वचन का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे शब्द जो प्रशंसा में प्रयुक्त किए जाएं, किसी की प्रशंसा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो हो गए प्रशंसा वचन। अब ये प्रशंसा वचन अनेक प्रकार से उपलब्ध होते हैं। कुछ यौगिक होते हैं, कहीं पर गौण लक्षण इत्यादि के द्वारा भी प्रशंसा की जाती है। कुछ विशेष प्रकार के प्रशंसा वचन होते हैं। तो उनमें से कौन से प्रशंसा वचनों को लेना है, यह जब संशय होता है तो उसका निवारण वचन ग्रहण बलात्, सूत्र में जो वचन ग्रहण किया गया है वचन ग्रहण बलात् किया जाता है। अर्थात वचन ग्रहण बलात् जो रूढ़ प्रशंसा वचन है, जो रूढ़ प्रशंसा वचन है उन्हीं का ग्रहण किया जाता है। जो यौगिक हैं, जो या फिर यौगिक का तात्पर्य हो गया शोभन है, रमणी है इत्यादि ये शब्द यौगिक हैं, और शुचि है, मृद्वी है, यह सब विशेष प्रकार के प्रशंसा वचन हैं। और सिंहो माणवक इत्यादि स्थल में माणवक की भी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वहाँ पर गौणी वृत्ति है, लक्षणावृत्ति है, वो भी एक प्रकार का प्रशंसा वचन है। उन सब का ग्रहण नहीं किया जाता। जो रूढ़ प्रशंसा वचन है उन्हीं का ग्रहण किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये रूढ़ प्रशंसा वचन कौन से हैं? तो अमर कोश में कहा गया मतल्लिका मचर्चिका गवोद्दमुद्गतल लजौ प्रशस्तवाचकान्यमूनि। मतल्लिका मचर्चिका गवोद्दमुद्गतल लजौ प्रशस्तवाचकान्यमूनि। मतल्लिका मचर्चिका हैं, उद्ध गवोद्ध, गवोद उद्ध हैं, तल्लज, ये सब शब्द प्रशंसा में बोले जाने वाले शब्द हैं। इन्हीं का इस सूत्र में ग्रहण किया गया है वचन ग्रहण बलात्। तो रूढ़ी से, रूढ़ शक्ति से यहाँ पर मतल्लिका मचर्चिका इत्यादि प्रशंसा वचन है उन्हीं को लेना है। न यौगिक जो रमणी शोभन इत्यादि शब्द हैं उनको भी नहीं लेना है। जो विशेष प्रकार के सूची मृद्वी इत्यादि हैं उनको भी नहीं लेना है। या फिर जो लक्षणावृत्ति से सिंहो माणवक इत्यादि स्थल पर प्रशंसा वचन बनते हैं, सिंह इत्यादि या माणवक इत्यादि हैं, वो भी यहाँ पर ग्राह्य नहीं है। मतल्लिका मचर्चिका इत्यादि जो रूढ़ हैं प्रशंसा वचन उन्हीं का यहाँ पर ग्रहण करना है। और जाति की अनुवृत्ति आ रही है, जाति ही प्रथमांत है, इसलिए उससे निर्दिष्ट होगा जातिवाचक शब्द, उसी का समस्त पद में पूर्व निपात भी किया जाएगा।
तो जातिवाचक शब्द का पूर्व निपात करना, ये इसका दूसरा प्रयोजन हो गया। तो जब इस सूत्र से समस्त पद निष्पन्न होंगे तो उसमें जो जातिवाचक पद होगा उसी का पूर्व निपात होगा। यह इसकी दूसरी चर्चा हुई। और इसी के साथ अब इसकी वृत्ति पढ़ दीजिए और उदाहरण पढ़ दीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो मतल्लिका, मचर्चिका इत्यादि रूढ़ प्रशंसा वचन है, प्रशंसावाचक शब्द हैं, ये नियत लिंग हैं। इनके लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, विशेष्य के अनुसार इनका लिंग नहीं बदलेगा। अगर उधर गौहु इत्यादि स्त्रीलिंग का है तो भी ये जिस रूप में पढ़े गए हैं उसी लिंग में रहेंगे। जैसे प्रकांडम शब्द है, ये नपुंसक लिंग का है, तो प्रकांडम अगर गौहु अगर स्त्रीलिंग का वाचक है गौ शब्द, तो उसके हिसाब प्रकांडा नहीं बनेगा या प्रकांडी नहीं बनेगा, वो प्रकांडम ही रहेगा। प्रकांडम चासव गौश्च ऐसा ही विग्रह बनेगा। और गौ शब्द अगर पुल्लिंग में है तो भी प्रकांडः नहीं बनेगा, वो प्रकांडम ही रहेगा। तो ये शब्द नियत लिंग है, इनका जैसा लिंग है ये वैसे ही रहेंगे, इनके लिंग में कोई अंतर नहीं आएगा, विशेषण के अनुसार इनके लिंग में परिवर्तन नहीं होगा। यही एक इसमें विशेष बात है। मूल में वृत्ति पढ़िए। एतैहि सह जाति प्रागवत, एतैहि कैहि प्रशंसा वचनैहि, जो प्रशंसा वचन है मतल्लिका, मचर्चिका इत्यादि, इनके साथ जाति ही प्रागवत, जातिवाचक जो समानाधिकरण सुबंत होगा उसका पहले की तरह समास हो जाएगा, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। यही कहने का तात्पर्य है। चलिए, गोमतल्लिका, गोमतल्लिका, गो अलग है, मतल्लिका अलग है। मतल्लिका शब्द प्रशंसा वचन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहा प्रशस्ता गौ इत्यर्थः है। गाय अनेक प्रकार की हैं, अनेक कोटियों की हैं, लेकिन में जो उनमें से जो प्रशस्त गौ है उसको कहेंगे गोमतल्लिका या गोमचर्चिका है। गबोद्धः, गोतल्लजः, यह सब क्या है, प्रशस्ता गौ इत्यर्थ। इन सब का मतलब है प्रशस्त गौ, उत्कृष्ट लक्षण वाली गौ, उसको कहा जाता है गोमतल्लिका, गोमचर्चिका, गबोद्धः, गोतल्लजः इत्यादि प्रयोग उसके लिए किए जाते हैं। तो गौश्चासौ मतल्लिकाच है, गौश्चासौ मतल्लिकाच, गौश्च असौ मतल्लिका च, लौकिक विग्रह हो गया। गो सु मतल्लिका सु, अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा प्रशंसा वचनश्च। यहाँ पर प्रशंसा वचन कौन है, मतल्लिका, उसके साथ जो जातिवाचक है कौन, गो, उसका समास हो गया। और जातिवाचक गो है तो उसी का पूर्व निपात होना है, जातिवाचक का पूर्व निपात करने के लिए सूत्र है। तो गो मतल्लिका, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। गोश्चासौ मतल्लिका च। अब यहाँ पर गो शब्द चाहे पुल्लिंग में हो, बैल का वाचक हो, या फिर गो शब्द स्त्रीलिंग का हो, गाय का वाचक हो, उधर मतल्लिका तो ऐसा ही रहेगा। गो अगर पुल्लिंग का आएगा तो मतल्लिका का मतल्लिका नहीं बनेगा, क्योंकि ये नियत लिंग है। तो गौहु, अयं गौहु मतल्लिका है, या इयं गौहु मतल्लिका, दोनों स्थिति में ये मतल्लिका शब्द ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये पहला उदाहरण हुआ गो मतल्लिका। गो मचर्चिका, गो को अलग करना है, मचर्चिका अलग करना, मचर्चिका है, मतल्लिका मचर्चिका, दूसरा शब्द है मचर्चिका। मचर्चिका का मतलब भी वही प्रशस्त, प्रशंसा वचन है। गौश्चासो मचर्चिका च, गौसु मचर्चिकासु अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, पूर्ववत प्रक्रिया हो गई गो मचर्चिका, प्रशस्ता गौ इत्यर्थः। अग्रिम गो प्रकांडम, गो प्रकांडम, प्रकांड शब्द नपुंसक लिंग का है तो गौश्चासो प्रकांडंच ऐसा ही रहेगा। प्रकांडा या प्रकांडी या फिर प्रकांड ऐसा नहीं बनेगा। गोसु प्रकांडसु अलौकिक विग्रह में समास करके गो प्रकांडम, प्रशस्ता गौ इत्यर्थः। अग्रिम गबोद्धः, गोश्चासौ उद्धश्च, गौश्चासौ उद्धश्च, इसका उद्ध शब्द का मतलब भी वही प्रशस्त है। तो गबोद्धः, गो उद्ध, ओ को अवंग आदेश हो जाएगा अवंग स्फोट आयनस्य से, तो गबोद्धः यह रूप निष्पन्न हो जाता है, गबोद्धः। अग्रिम गोतल्लजः, गोतल्लजः, गौश्चासौ तल्लजश्च, गौश्चासौ तल्लजश्च इति गोतल्लजः। यहाँ पर तल्लज शब्द भी किसका वाचक है, प्रशस्त वचन है। इसी प्रकार से प्रयोग भी किया जाता है। इमे विद्वत् तल्लजः वर्तन्ते, इमे विद्वत् तल्लजः वर्तन्ते, अर्थात प्रशस्ताः विद्वांसो वर्तन्ते इत्यर्थः। तल्लज शब्द का मतलब है प्रशस्त, प्रशस्त प्रशंसा अर्थ में तल्लज का प्रयोग किया जाता है। तो विद्वत् तल्लजः इत्यादि प्रयोग भी प्रसिद्ध नहीं है। तो गोश्चासौ तल्लजश्च इति गोतल्लजः, इस प्रकार से उदाहरण इसका बन जाता है। अग्रिम इन सब का अर्थ क्या है, तो प्रशस्ता गौ इत्यर्थः, गाय प्रशस्त है, यही इनका कहने का मतलब है। यह सब प्रशंसा वचन है। अग्रिम मतल्लिकादयो नियतलिंगाः न तो विशेषनिघ्नाः, कि मतल्लिकादि गणपति जो भी शब्द हैं, मतल्लिकादि इत्यादि ये 4-5 शब्द हैं, मतल्लिका, मचर्चिका, गौ, उद्ध, तल्लज, ये 4 जो शब्द हैं ये नियतलिंगाः
ये नियत लिंग वाले हैं। प्रकांड शब्द अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक में ही रहेगा, मच्छरचिका अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, उद्ध शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा, भले ही उसका विशेष स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कोई भी होता हो, इनके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। न तो विशेष निघ्ना, हाँ ये विशेष निघ्न नहीं है, विशेष के अनुसार इनके लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, जाति ही किम, कुमारी मतल्लिका, कह रहे कि जातिवाचक शब्द के साथ ही समास होगा, जातिवाचक जो शब्द नहीं है उसके साथ समास नहीं होगा। उदाहरण दिया कुमारी मतल्लिका, मतल्लिका शब्द तो प्रशस्त वचन है, लेकिन कुमारी शब्द जातिवाचक नहीं है। कुमारी किसको कहेंगे? एक अवस्था विशेष को प्राप्त जो कन्या उसको कहते हैं कुमारी। तो जो कुमारी शब्द है वो जातिवाचक नहीं है, क्योंकि अवस्था विशेष है, वयोवस्था विशेष का वाचक है कुमारी शब्द, इसीलिए वैसे प्रथम वयोवाची जो होती है कन्या उसको कुमारी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुमारी शब्द के जातिवाचक नहीं होने के कारण से इसके साथ समास नहीं होता, समास नहीं होता तो पुंबद भाव भी नहीं होता, अन्यथा पुंबद भाव हो जाता। कुमारी चासो मतल्लिका चा लौकिक में अगर समास कर देते तो पुंबद कर्मधारय जातीय देशी येषु सूत्र से पुंबद भाव भी होने लगता, तो कुमार मतल्लिका इस प्रकार का अनिष्ट प्रयोग बनने लगता। तो जातिवाचक न होने के कारण से समास नहीं होता है, कुमारी मतल्लिका ऐसा वाक्य प्रयोग ही रह जाता है, व्यस्त प्रयोग ही रह जाता है। अग्रिम सूत्र आ गया, इसके इस सूत्र में यही विशेष चर्चा है। इसके बाद अग्रिम सूत्र है युवा खलति पलित वलिन जरती भी। युवन शब्द का समास होगा, युवन शब्द का समास होता है किसके साथ? खलति पलित वलिन और जरती, इतने शब्दों के साथ युवन शब्द का इनके साथ समास होगा। युवन शब्द है खलत्यादि भी समानाधिकरण ही सह समस्यते स तत्पुरुष इत्यर्थ, इस प्रकार से वृत्ति बना सकते हैं। इतना समझना है कि युवन शब्द का खलति पलित वलिन जरती इन 4 शब्दों के साथ समास होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। क्योंकि दोनों ही समानाधिकरण हैं इसीलिए तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से कर्मधारय संज्ञा इनकी प्राप्त है, कर्मधारय संज्ञा तो इनकी होती ही है। हाँ, जहाँ कहीं पुंबद भाव की प्राप्ति है वहाँ पुंबद भाव भी हो जाता है, अगर पुंबद भाव की प्राप्ति ही नहीं है तो पुंबद भाव का कोई प्रसंग ही नहीं है, लेकिन कर्मधारय संज्ञा तो इनकी हो ही रही है। इसलिए सब कर्मधारय समास के ही उदाहरण के अंतर्गत ही समझने चाहिए। तो युवन शब्द का समास होगा, किसके साथ समास होगा? तो कहा कि खलति शब्द के साथ समास होगा। खलति किसको कहते हैं? तो केशहीन सिराहा, जिसके सिर में बाल, ऐसा युवक है तो युवा लेकिन सिर में बाल नहीं है, तो जो केशहीन सिर वाला व्यक्ति होता है, युवक होता है, उसको कहते हैं खलति। तो युवा चासौ खलतिश्च, युवा चासौ खलतिश्च, युवा शब्द ही प्रथमांत तो उसी का पूर्व निपात होना है, तो क्या बनेगा? युव खलति ही, क्योंकि नकारांत है ना, युवन शब्द अनंत है, उधर नकार का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, तो युवा खलति ही, युवा चासौ खलतिश्च युवंसु खलतिसु अलौकिक विग्रह में समास होकर के युवा खलति ही, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है खलति पलित, युवा चासौ पलितश्च, युवा चासौ पलितश्च, इसका भी वही तात्पर्य है जिसके बाल इत्यादि नष्ट हो चुके हैं। तो युवा चासौ पलतिश्च इति युवा पलितः, शंकराचार्य ने प्रयोग किया। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुंड क्या हो गया? पलित हो गया, अर्थात बाल उसके नष्ट हो गए। तो युवावस्था में जिसके बाल नष्ट हो जाए, इस तरह से उसको युवा पलितः कह सकते हैं। युवा चासौ पलितश्च इति युवा पलितः। युवलिनः, युवा चासौ वलिनश्च, वलिन चेहरे पे जिसके झुर्रियाँ इत्यादि निकल आती हैं उसको युवलिनः कह देते हैं। तो युवा चासौ वलिनश्च इति युववलिनः, सर्वत्र युवा प्रथमांत उसी का पूर्व निपात हो गया, तो युववलिनः, इस प्रकार से समस्त निष्पन्न हो जाता है। अब मूल वृत्ति पढ़िए तो पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम की, पूर्व निपात नियम का नियम करने के लिए ही यह सूत्र है। युवन शब्द का ही पूर्व निपात होगा, क्योंकि विशेषण विशेषण बहुलम से अगर समास करते तो पर निपात भी हो सकता था, दूसरे का खलति पलित वलिन इत्यादि का ही पूर्व निपात हो सकता था, वो न हो, युव शब्द का ही पूर्व निपात हो, इसका नियम करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। अग्रिम आगे लिंग विशिष्ट, अब कह रहे हैं कि ये तो उदाहरण हुए पुल्लिंग के। अगर युवती शब्द का समास करना है, अगर युवती शब्द का समास करना है तो कह रहे हैं इस सूत्र से युवती शब्द का भी समास हो जाएगा। अब प्रश्न है कि सूत्र में तो युवन शब्द का ग्रहण किया गया है, युवती शब्द का तो ग्रहण किया नहीं गया है, तो युवती शब्द के साथ कैसे समास होगा? तो उसका समाधान दिया, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। क्या पंक्ति लिखी है? लिंग विशिष्ट परिभाषया युवती शब्दों भी समस्यते,
कि एक परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, कि प्रातिपदिक का जहां पर ग्रहण होता है वहां पर लिंग बोधक जो प्रत्यय विशिष्ट ऐसा जो शब्द होगा, ज्ञंत आबंत इत्यादि शब्द, उसका भी समास होता है। तो युवन शब्द से जब हम स्त्रीलिंग का प्रत्यय करते हैं ती प्रत्यय, तो युवती या युवती, वस्तुतः ती से तो युवती बनता है, नीप से युवती बन जाता है। तो युवती शब्द लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट हुआ युवती, तो उसका भी समास हो जाएगा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा से समास हो जाता है। जब इस परिभाषा से स्त्रीलिंग वाला जो युवती शब्द है उसका भी समास हो जाएगा, तो युवती चासौ खलतिश्च, युवती चासौ खलती च, युवती चासौ, इधर खलती शब्द फिर आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। कृतिकारा दक्तिना से एक पक्ष में ngीश होकर के खलती ऐसा बन जाएगा। तो युवती चासौ खलती च, युवती सु खलती सु, इस अलौकिक विग्रह में समास होकर के इस सूत्र से लिंग विशिष्ट परिभाषा के बल पर युवा खलित पलित वलिन जरती भी सूत्र से समास होकर के, और फिर पुम्मत कर्म तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय से इसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी, और पुम्मत कर्मधारय जातीय देशी येषु सूत्र के द्वारा युवती को पुम्मत भाव हो जाएगा। तो ये युवन के रूप में आ जाएगा। युवन के रूप में आने पर नकार का लोप हो जाएगा नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा, तो युवा खलती, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। उसी को लिखा है, पढ़िए तो। युवा खलतिर युवा खलति, युवा खलतिर युवा खलति, ये तो पुल्लिंग का हो गया। युवा पुल्लिंग एक वचन में बनता है, युवा युवानो युवानर इत्यादि रूप इसके चलते हैं। तो युवा ये तो पुल्लिंग का है, और स्त्रीलिंग का क्या है? युवती, युवती युवा खलति ही, हाँ युवती ही खलति युवा खलति, युवती ही खलती खलती युवा खलती, युवा खलती। अब यहाँ पर दीर्घ स्त्रीलिंग में चले गया ना, तो ई जो खलती का ई था वो नीश के दीर्घ ई से परिवर्तित हो गया, तो खलती बन गया। तो युवती ही खलती इति युवा खलती, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि स्त्रीलिंग के साथ भी समास होता है लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा, और उसको पुम्मत भाव भी हो जाता है। तो पुल्लिंग में बनेगा तो युवा खलती ही, और स्त्रीलिंग में बनेगा तो युवा खलती, इस प्रकार से रूप निष्पन्न होता है। युवा जरती, युवा जरती, युवती चासौ जरती च, जरती शब्द के साथ भी समास कर रहे हैं युवती शब्द का। अब जरती का मतलब है वृद्धा, ज्री धातु से अत्रिन प्रत्यय हो जाता है, जीरियते रत्रिन, जरत बन जाएगा, उसको फिर उगित से ङीप होकर के जरती बन जाता है, जरती का मतलब हो जाता है वृद्धा। तो युवती चासौ जरती च, इस प्रकार से विग्रह कर करके युवती सु जरती सु लौकिक विग्रह में इस सूत्र के द्वारा समास किया। युवन जरती बन गया, नकार का उसको पुम्मत भाव कर दीजिए, युवन जरती बन गया, नकार का लोप होकर के युवा जरती, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि यह जो समास हो रहा है इसमें तो समानाधिकरण का अधिकार है, तो दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो इधर युवती तो हो गई युवा स्त्री, और जरती हो गई वृद्धा, तो दोनों में तो समानाधिकरण ही नहीं बना। वो जरती शब्द वृद्धार्थ को बता रहा है और युवती शब्द युवती को युवा स्त्री को बता रहा है, तो समानाधिकरण नहीं बन गया, अर्थभेद हो गया है। तो फिर इसमें समास होगा कैसे? तो कह रहे हैं कि युवत्याम एवं जरती धर्मोपलम्भेन तद्रूपारोपात समानाधिकरण्यम। कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि युवती में ही क्या कर दिया जाता है, जरती धर्मोपलम्ब कर दिया जाता है, युवती को ही बुढ़िया बता दिया जाता है। कोई कोई युवती युवा स्त्री या लड़की ऐसी होती है जो जिसको विशेष प्रकार का ज्ञान हो या जिसका आचरण वृद्धा स्त्रियों के समान हो, तो उसको क्या उस लड़की को क्या क्या कह दिया जाता है कि ये तो बूढ़ी है। इस प्रकार से युवती में ही जरती के धर्म का आरोप कर देने से युवती जो युवती है वो भी वृद्धा अर्थ को बताने लगती है, युवती शब्द भी वृद्धा अर्थ को बताने लगता है, इसलिए दोनों में समानाधिकरण्य बन जाता है, एकार्थ वाचित्व बन जाता है। तो वही लिखा है, क्या लिखा? युवत्याम एवं जरती धर्मोपलम्बेन, है ना, युवत्याम युवती में ही युवा स्त्री में ही जरती धर्मोपलम्ब, जरती का जो धर्म है वृद्धा का जो धर्म है उसका उपलम्ब कर देंगे, उसका आरोप कर देने से तद्रूप है, या युवती में ही जहां पर वृद्धा के धर्म गुण धर्म पाए जा रहे हैं उनके पाए जाने से तद्रूपारोपात, उसी में क्या कर देंगे हम? तद्रूपत्व का, अर्थात जो जरतित्व है वृद्धा के जो गुण धर्म है उनका आरोप कर देने से समानाधिकरण्यम समानाधिकरण्य बन जाता है। तो युवा जरती इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। आगे बोलिए। सूत्र तो इस प्रकार से युवा खलति पलित वलिना जरती भी इस सूत्र के का उदाहरण के समाप्ति हुए सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। अग्रिम सूत्र है कृत्य तुल्याख्या अजात्या। कृत्य तुल्याख्या, कृत्य से कृत्य प्रत्यान शब्द को लेना है, तुल्य शब्द से जो तुल्य समान अर्थ, तुल्य शब्द से तो तुल्य को लिया जाएगा, लेकिन आगे आख्या शब्द लिखा गया है, आख्या ग्रहण बलात्
तुल्य अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द हैं, तुल्यवाचक जो शब्द हैं, तुल्य शब्द के साथ भी समास होगा, तुल्य का जो अर्थ है तदवाचक जो शब्द हैं उनके साथ भी समास हो जाएगा। तो कृत्य प्रत्यांत शब्द के साथ समास हो जाएगा है, और तुल्य शब्द के साथ भी समास होगा, और तुल्य अर्थ को कहने वाले जो अन्य शब्द हैं उनके साथ भी समास हो जाएगा आख्या ग्रहण बलात्। तो इस प्रकार से कृत्य प्रत्यांताः तुल्य शब्द तुल्यवाचकाश्च शब्दाः समानाधिकरणेन समस्यन्ते सा तत्पुरुष इत्यर्थ, इस प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। उदाहरण वृत्ति पढ़िए तो भोज्योष्णम, भोज्योष्णम, भोज्यम च तद उष्णं च, भुज धातु है रिहलो ण्यत से ण्यत प्रत्यय हो जाएगा, भोज्य बन जाएगा। तो भोज्य शब्द कृत्य प्रत्यांत है, क्योंकि ण्यत प्रत्यय कृत्य प्रत्ययों में आते हैं। कृत्य प्रत्यय आपके यत तब्यत तब्य नियर यद ण्यत के केलिमर इत्यादि हैं, उसमें ण्यत भी एक है, वह कृत्य प्रत्यय है, कृत्या के अधिकार में यह ण्यत प्रत्यय है, इसलिए भोज्य शब्द कृत्य प्रत्यांत हुआ। उसका समानाधिकरण अजात्या, कृत्य तुल्याख्या अजात्या, अजात्या अर्थात जातिवाचक से भिन्न शब्द के साथ समास होना है। कृत्य तुल्याख्या अजात्या, जातिवाचक से भिन्न शब्द के साथ समास होना है, जातिवाचक शब्द के साथ समास नहीं होगा। तो कृत्य प्रत्यांत शब्द हो गया भोज्य, उसका ओदनः, भोज्य भोज्योष्णम, भोज्योष्णम है ना, उष्णम, उष्णम शब्द है, उष्ण शब्द आपका जातिवाचक नहीं है, भोज्य शब्द क्रियावाचक हो गया, उष्ण शब्द गुणवाचक हो गया। तो भोज्यम च तद उष्णं च, भोज्यसु उष्णसु अलौकिक विग्रह में समास जब करेंगे तो अगर विशेषण विशेषण बहुलम से करते तो भोज्य शब्द हो गया क्रियावाचक, गुण शब्द उष्ण शब्द हो गया गुणवाचक, और जहां एक क्रियावाचक हो एक गुणवाचक हो वहां पर पूर्वनिपात की कामाचार होता है, किसी को भी आप विशेषण बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कृत्य प्रत्यांत जो शब्द है उसी का पूर्व निपात हो, जातिवाचक शब्द का पूर्व निपात न हो, इत्यादि व्यवस्था के लिए सूत्र का प्रारंभ किया गया है। तो भोज्य जो कृत्य प्रत्यांत शब्द है उसी का पूर्व निपात होगा, तो भोज्योष्णम इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। भोज्यम च तद उष्णम च इति भोज्योष्णम, तो उष्ण शब्द जातिवाचक नहीं है, इसलिए उसके साथ समास हो गया। जहां पर उष्ण शब्द जातिवाचक, जहां पर द्वितीय पद जातिवाचक हो जाएगा, फिर उसका समास कृत्य प्रत्यांत के साथ या फिर तुल्य शब्द के साथ या फिर तुल्यवाचक जो अन्य शब्द है उसके साथ नहीं होगा। उसका प्रत्युदाहरण आगे देंगे, पहले उदाहरण दे रहे हैं। तो भोज्यम च तद उष्णम च यदि भोज्योष्णम, इस प्रकार से कृत्य प्रत्यांत हो गया भोज्य, जाति भिन्न वाचक समरस बंध हो गया उष्ण, समास हो गया भोज्योष्णम, इस प्रकार का समस्त बंध निष्पन्न हो गया। अग्रिम उदाहरण तुल्य श्वेतः, तुल्य श्वेतः, तुल्यश्चासो श्वेतश्च, तुल्यसु श्वेतसु अलौकिक विग्रह में समास होकर के तुल्य श्वेतः, तुल्य शब्द का समानाधिकरण समर्थ बंध, जातिवाचक से भिन्न, श्वेत शब्द है ही है, गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं है, उसके साथ समास हो गया तुल्य श्वेतः। इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न होता है तुल्य श्वेतः। अग्रिम सदृश श्वेतः, तुल्य शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है सदृश, तो उसके साथ भी समास हो गया आख्या ग्रहण बलात्। सूत्र में आख्या ग्रहण किया गया तो आख्या ग्रहण बलात् तुल्य का भी समास होगा, तुल्य का पर्यायवाचक जो सदृश शब्द उसका भी समास हो गया। तो सदृशश्चासौ श्वेतश्च, इस लौकिक विग्रह में समास सदृशश्चासौ श्वेतश्च, सदृशो श्वेतसु अलौकिक विग्रह में समास होकर के सदृश श्वेतः, श्वेत शब्द भी गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं है, इसलिए समास हो गया सदृश श्वेतः। इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो गया। अजात्या किम, कह रहे जातिवाचक शब्द होगा तब समास नहीं होगा, जैसे भोज्य ओदनः, भोज्य ओदनः, भोज्य शब्द कृत्य प्रत्यांत तो है लेकिन आगे ओदन शब्द जातिवाचक आ गया, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा, ऐसे व्यस्त पद ही रह जाएगा भोज्य ओदनः, भोज्योदनः, इस प्रकार का समास नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि ठीक है इस सूत्र से न हो समास, विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर देते हैं, भोज्यश्च असौ ओदनश्च, भोज्य तो गुण विशेषण है ही है तो उससे समास कर दें। तो कह रहे हैं कि अगर उससे समास कर ही देंगे, भोज्योदनः बना ही देंगे, तो अजात्या इस निषेध का फिर क्या औचित्य रह जाएगा। अजात्या यह निषेध तो तब चरितार्थ है ना जब जातिवाचक शब्द के साथ समास को ये रोक दे। अब आपने इस सूत्र से तो भोज्य ओदन में समास नहीं किया, विशेषण विशेषण बहुलम से कर दिया। जब विशेषण विशेषण बहुलम से आपने समास करके भोज्योदन बना ही देना था तो अजात्या निषेध करने का क्या औचित्य रह जाता है। इसीलिए प्रतिषेध सामर्थ्यात् विशेषण समासोपि न, मूल में वृत्ति लिखी है ना, प्रतिषेध सामर्थ्यात्, चूंकि सूत्र के द्वारा अजात्या
इस अजात्या पद के द्वारा जातिवाचक शब्द के साथ समास का निषेध किया जाता है, इसीलिए प्रतिषेध के सामर्थ्य से विशेषण समासोपि न विशेषण विशेषण बहुलम से होने वाला जो विशेषण समास है वह विशेषण समास भी नहीं होता। तो भोज्य ओदन इसी प्रकार का व्यस्त प्रयोग ही होगा, भोज्योदन इस प्रकार का समस्त प्रयोग नहीं होगा, यह कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से कृत्य तुल्याख्या अजात्या इस सूत्र की चर्चा पूरी होती है। अग्रिम सूत्र है वर्णो वर्णेन, वर्ण वर्णेन। इस सूत्र के बारे में यद्यपि बारहवाकार की धारणा है कि यह सूत्र विशेषण विशेषण बहुलम का ही प्रपंच मात्र है, उसी से समास सिद्ध हो जाता, लेकिन तत्वबोधनीकार ने फिर भी इस सूत्र की सार्थकता टीका में दिखाई है। कहने का तात्पर्य इतना है कि वर्णवाचक शब्द का एक वर्णवाचक शब्द का समानाधिकरण दूसरे वर्णवाचक शब्द के साथ समास होता है और उसको तत्पुरुष कहते हैं। कर्मधारय संज्ञा उसकी हो ही जाएगी जब दोनों समानाधिकरण होंगे। तो अब इसमें दोनों वर्णवाचक शब्द होंगे तो पूर्व निपात किसका होगा? तो जिसको आप वर्ण से निर्दिष्ट करेंगे, जिस वर्णवाचक शब्द को वर्ण इस प्रथमांत से निर्दिष्ट करेंगे उसी का पूर्व निपात होगा, और जिसको वर्णेन से निर्दिष्ट करेंगे उसका परनिपात होगा। यही कहने का तात्पर्य है। तो वर्णो वर्णेन वृत्ति पढ़िए तो समानाधिकरणेन सह प्रागवत वर्णवाचक शब्द का दूसरे वर्णवाचक शब्द के साथ जो कि उसके समान अर्थ को बताने वाला है उसके साथ पूर्व की तरह समास हो जाता है और उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। यह इसका अर्थ है। बोलिए। कृष्ण सारंग, कृष्णश्चासौ सारंगश्च। अब यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है वो कृष्णावयव अर्थ को बताता है, कृष्णावयवकः, और सारंग शब्द सारंग चित्र वर्णवान, सारंग जो चित्र है उस चित्र वाले को बताता है। तो सारंग शब्द भी कृष्णावयव अर्थ को बता रहा है, कृष्ण शब्द भी कृष्णावयवक अर्थ को बता रहा है, इसलिए दोनों का समानाधिकरण बन जाता है। अब यहाँ पर कृष्ण चासौ सारंगश्च में जो वर्ण है पहला प्रथमांत उसके द्वारा हमने कृष्णा को निर्दिष्ट किया, इसलिए उस कृष्ण का ही पूर्व निपात हो जाता है। तो कृष्ण सारंगः इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाता है, कृष्ण सारंगः, है ना। एक वर्णवाचक हो गया कृष्ण, दूसरा वर्णवाचक हो गया सारंग, दोनों का समास हो गया तो कृष्ण सारंगः इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। आगे बोलिए। अग्रिम सूत्र कडाराः। इस प्रकार से वर्णो वर्णेन इस सूत्र की चर्चा हुई। कडाराः कर्मधारये ही अग्रिम सूत्र है। कडाराः कर्मधारये, इस सूत्र में दो पद हैं। कडाराः प्रथम व्यक्ति बहुवचन का है, तो बहुवचन निर्देशात जो कडार शब्द तदादि परक है। तदादि परक का तात्पर्य ये हुआ कि कडारादि को लेना है, मतलब गण का परामर्श हो जाता है बहुवचन होने के कारण से। तो कडारादि गण पठित जो शब्द है उन सारे शब्दों का परामर्श हो जाता है। तो कर्मधारय उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र जो उपसर्जन संज्ञक होता है उसका पूर्व निपात करता है। लेकिन यह क्या कडारा कर्मधारय सूत्र क्या करता है? तो कर्मधारय समास में कडारादि गणपठित जो शब्द हैं उनमें किसी का भी पूर्व निपात किया जा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था देता है। वृत्ति पढ़िए। हाँ, कडारादयः शब्दाः कर्मधारये वा पूर्वम प्रयोज्यः। कर्मधारय समास में कडारादि गणपठित जो शब्द होते हैं वा पूर्वम प्रयोज्यः उनका विकल्प से पूर्व निपात हो, ऐसी व्यवस्था देता है। जबकि उपसर्जन पूर्वम से तो जो उपसर्जन संज्ञक होगा उसी का पूर्व निपात प्राप्त था, लेकिन इसका कहना है कि नहीं, कर्मधारय समास हो और कडारादि गणपठित शब्दों का अगर कर्मधारय समास हो तो किसी का भी आप पूर्व निपात कर सकते हैं। यह इसने व्यवस्था दी। तो कडारश्चासौ जैमिनिश्च, कडार सु जैमिनी स्वलौकिक में समास कर दीजिए। कडार जैमिनी भी बना सकते हैं, जैमिनी कडारः इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। तो कडार जैमिनी ही जैमिनी कडारः दोनों प्रकार से रूप बनाए जा सकते हैं। कडारादि गण पठित शब्दों में ये व्यवस्था होती है, यह कहने का तात्पर्य है। कडारः कर्मधारये, कडारश्चासौ जैमिनी ही कडार जैमिनी ही जैमिनी कडारः, इस प्रकार से दोनों प्रयोग बन जाते हैं। अग्रिम सूत्र इस प्रकार से कडारा कर्मधारय में जो अन्य भी शब्द हैं उन्हीं के बारे में स्वयं ही समझ लेना चाहिए। अग्रिम सूत्र है कुमारः श्रवणादिभिः। इस सूत्र में थोड़ा विवेचन है। कुमारः श्रवणादिभिः, कुमारः प्रथमांत है, श्रवणादिभिः तृतीय व्यक्ति बहुवचन का दो पद का सूत्र है। तो कुमारः कुमार शब्द का श्रवणादिभिः श्रवणादिगण पठित जो शब्द हैं उनके साथ समास हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। वृत्ति बोलिए। सीधे अर्थ उदाहरण दिया है। कुमारः श्रवणादिभिः सूत्र से अर्थ स्पष्ट है, अनुवृत्ति इत्यादि के आधार पर समानाधिकरण का अधिकार है ही है। तो कुमारः कुमार शब्द का समानाधिकरण जो श्रवणादिगण पठित शब्द है उनके साथ समास हो जाता है, उसको तत्पुरुष कहते हैं इत्यादि अर्थ स्पष्ट हो गया। क्या उदाहरण दिया? कुमार श्रवणाम। अब इसका विग्रह क्या बनेगा? लौकिक विग्रह कुमारी चासौ श्रवणाच।
कुमारी चासौ श्रवणाचौ और अलौकिक विग्रह कुमारीसु श्रवणासु। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि सूत्र में तो कुमार शब्द का ग्रहण किया गया है, सूत्र में किसका ग्रहण किया गया है? कुमार शब्द का ग्रहण किया गया है। और उदाहरण में कुमार शब्द का समास किसके साथ कर रहे हैं? श्रवणा शब्द के साथ कर रहे हैं। श्रवणा का मतलब क्या होता है? तो बाल मनोरमाकार ने बड़ा अच्छा अर्थ लिखा श्रवणा शब्द का, परित्यक्त सर्व संगा श्रवणा। श्रवणा का मतलब होता है जिसने सभी प्रकार के संग को छोड़ दिया हो, परित्यक्त सर्व संगा, सन्यासिनी यह कह सकते हैं, सन्यासिनी होती है श्रवणा। तो कुमार जो लड़की कुमारावस्था में संन्यास धारण कर लेती है उसको बोला जाता है कुमार श्रवणा। तो कुमारी, अब श्रवणा शब्द के साथ समास कर रहे हैं कुमार शब्द का। कुमार शब्द पुल्लिंग का है, श्रवणा शब्द स्त्रीलिंग का है। और अब यहाँ पर समानाधिकरण्य तो बैठा नहीं, कुमार शब्द पुल्लिंग को बता रहा है, श्रवणा शब्द स्त्रीलिंग को बता रहा है। समानाधिकरण्य का अधिकार है, समानाधिकरण्य नहीं है। जब समानाधिकरण्य ही नहीं है तो समास होगा कैसे? समास नहीं हो सकता। लेकिन आचार्य पाणिनि जी स्वयं कुमार इस पुल्लिंग शब्द का श्रवणा इस स्त्रीलिंग शब्द के साथ समास कर रहे हैं। इससे पता चलता है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, कि प्रातिपदिक का जहां पर ग्रहण होता है वहां पर लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट जो शब्द हैं उनका भी ग्रहण किया जाता है। इससे इस बात का ज्ञापन मिल गया। ज्ञापन मिलने से कुमार शब्द से किसका ग्रहण हो जाएगा? कुमारी। वैसे प्रथमे से ङीप वाला जो कुमारी शब्द है उसका ग्रहण हो जाएगा। तो कुमारी चासो श्रवणा च लौकिक विग्रह कुमारी सु श्रवणा सु, अलौकिक विग्रह में समास होकर के और फिर उसको पुम्मत कर्मधारय जाती है देशी यशु सूत्र के द्वारा पुम्मत भाव होकर के कुमार श्रवणा, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो कुमार श्रवणा का विग्रह क्या करना है? कुमारी चासो श्रवणा, कुमारस चासो श्रवणा नहीं करना है क्योंकि श्रवणा स्त्रीलिंग का, तो यहाँ कुमार शब्द कुमारी बन जाएगा। इसी सूत्र से ज्ञापित होता है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। अगर कुमार से कुमारी का ग्रहण न करें तो समास ही नहीं हो सकता, समानाधिकरण ही नहीं बन पाएगा। दोनों को स्त्रीलिंग में ले जाना जरूरी है क्योंकि श्रवणा स्त्रीलिंग का, इसलिए कुमार से कुमारी का ग्रहण हो जाएगा। परिभाषा ज्ञापित हो जाती है प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। तो कुमारी चासो श्रवणा च, कुमारी सु श्रवणा सु, अलौकिक विग्रह में समास होकर के पुम्मत भाव होकर के कुमार श्रवणा, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। उसी को आगे वृत्ति में लिख रहे हैं। इह गणे अर्थात श्रवणादि गणे श्रवणा प्रव्रजिता गर्भिणी इत्यादयः स्त्रीलिंगः पठ्यन्ते हैं। गण में तो स्त्रीलिंग का पाठ है, स्त्रीलिंग शब्दों का पाठ है, लेकिन कर रहे हैं पुल्लिंग शब्द के साथ समास। कैसे होगा? तो कहा, क्या लिखा आगे? लिंग विशिष्ट परिभाषाया एतदेव ज्ञापकम बोध्यम। इसलिए आचार्य भट्टो जी दीक्षित जी लिखते हैं कि इस आचार्य जी के वचन से ही इस बात का ज्ञापन मिलता है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। लिंग विशिष्ट परिभाषाया एतदेव ज्ञापकम बोध्यम, कि लिंग विशिष्ट जो परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, उसका यह ही ज्ञापक जानना चाहिए। वस्तुतः एव पद को अपि के अर्थ में समझ लेना चाहिए। एतदेव का मतलब एतदपि ज्ञापकम बोध्यम, कि एव शब्द से केवल यही ही सूत्र लिंग विशिष्ट परिभाषा का ज्ञापक है ऐसा नहीं कह सकते। युवा खलति पलित वली न जरती भी यह सूत्र भी लिंग विशिष्ट परिभाषा का ज्ञापक है, तभी वहां पर युवती के साथ समास हो पाएगा। तो एव का मतलब हो गया अपि, कि एतदपि लिंग विशिष्ट परिभाषा ज्ञापकम बोध्यम, कि यह सूत्र तुम्हारा श्रवणादि भी यह सूत्र भी लिंग विशिष्ट परिभाषा का ज्ञापक है, और युवा खलति पलित वली न जरती भी यह सूत्र भी लिंग विशिष्ट परिभाषा का ज्ञापक है। इसमें नागेश जी की भी सहमति है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा कुमार से कुमारी का ग्रहण हो जाएगा। कुमारी चासव श्रवणा च, कुमार श्रवणा इत्यादि, कुमारी चासव प्रव्रजिता च, कुमार प्रव्रजिता इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाती है। पढ़िए तो अग्रिम सूत्र है। इसके बाद इसमें ये चर्चा पूरी हुई, कुमार श्रवणादि सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। अग्रिम सूत्र है चतुष्पादो गर्भिण्या। चतुष्पादो गर्भिण्या सूत्र में जाति ग्रहणम कर्तव्यम, इस प्रकार से कहा गया है कि जो चतुष्पाद है, चतुष्पाद मतलब चार पैरों वाला, चार पैरों वाली जो भी चार पैर के वाचक जो भी द्रव्य होगा, वस्तु या जातिवाचक शब्द होगा। जाति ग्रहणम कर्तव्यम से जातिवाचक शब्द को लेना है। तो चार पैरों वाला जो जातिवाचक शब्द वो हैं, वो उसके साथ गर्भिण्या, गर्भिणी वाचक जो शब्द होगा हैं या गर्भिणी शब्द होगा उसका समास हो जाएगा। मूल वृत्ति पढ़िए तो चतुष्पाद जातिवाचिनो, चतुष्पाद जातिवाचिनो, चतुष्पाद चार पैरों वाला जो जातिवाचक शब्द है उसके साथ जातिवाचिनो गर्भिणी शब्देन, हाँ ऐसा जातिवाचक शब्द है उसके साथ उसका गर्भिणी शब्देन सह प्रागवत, गर्भिणी शब्देन सह प्रागवत, उसका गर्भिणी शब्द के साथ समास हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो चतुष्पाद जातिवाचिनः
चतुष्पाद जातिवाचिनः गर्भिणी शब्देन सह प्राग्वत। चतुष्पाद जो जातिवाचक शब्द उसके साथ उसका गर्भिणी शब्द के साथ समास हो जाएगा और वो तत्पुरुष समास कहलाता है। गो गर्भिणी। हाँ, तो चतुष्पाद जाति वक्तव्यम जाति ग्रहणम कर्तव्यम इस सूत्र में कहा गया, तो जातिवाचक शब्द होना चाहिए। जैसे गो गर्भिणी, गर्भिणी चासव गौश्च, विशेष्य का ही पूर्व निपात करेगा ये। इसमें जो विशेष्य है ना उसका पूर्व निपात करने के लिए यह सूत्र है। विशेषण विशेषण बहुलम से करते तो विशेषण का पूर्व निपात होता, लेकिन जो विशेष्य है उसका पूर्व निपात हो, इसका नियम करने के लिए सूत्र बनाया गया। इसलिए गौश चासव गर्भिणी च, गौश चासव गर्भिणी च, यहाँ पर जो गौ है विशेष्य है, गर्भिणी विशेषण है, तो जो विशेष्य है गौ उसी का पूर्व निपात हो, इसी के लिए सूत्र का आरंभ किया गया है। तो गौश चासो गर्भिणी च लौकी विग्रह, गोसु गर्भिणी सो लौकी विग्रह। गो शब्द चतुष्पाद है ही है, 4 पैरों वाला होती है गाय, और वो जातिवाचक शब्द भी है गो शब्द, इसलिए उसके साथ समास हो गया। तो क्या बन गया? गो गर्भिणी, गो गर्भिणी। इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। गो गर्भिणी। नेह कह रहे हैं कि जहां पर चतुष्पाद तो होगा लेकिन जातिवाचक नहीं होगा, वहां पर समास नहीं होगा। जैसे स्वस्तिमती गर्भिणी। अगर मान लिया किसी गाय का नाम हम स्वस्तिमती रख दें, किसी गाय का नाम क्या रख दें? स्वस्तिमती रख दें। अब वो गर्भिणी भी है और चतुष्पाद भी है, लेकिन चूंकि वो उस विशेष गाय की संज्ञा हो गया है, कौन? स्वस्तिमती। स्वस्तिमती शब्द एक विशेष गाय की संज्ञा होने के कारण से जातिवाचक नहीं रहा। अब जातिवाचक न होने के कारण से स्वस्तिमती शब्द के साथ फिर समास नहीं होगा, क्योंकि जातिवाचक शब्द ही होना चाहिए। चतुष्पाद जो होगा वो जातिवाचक होना चाहिए। स्वस्तिमती शब्द से गाय का तो बोध हो रहा है, गाय चतुष्पाद तो है, लेकिन स्वस्तिमती शब्द एक संज्ञा बन गया है, एक नाम बन गया है एक विशेष गाय व्यक्ति का। इसीलिए यहाँ पर यह चतुष्पाद होते हुए भी जातिवाचक नहीं रहा, इसलिए इसके साथ समास नहीं होता। स्वस्तिमती गर्भिणी, इस प्रकार से व्यस्त प्रयोग ही होता है, वाक्य में प्रयोग हो जाता है, इसमें समास नहीं होता। तो इस प्रकार से इस सूत्र का भी विवेचन पूरा हुआ। चतुष्पादो गर्भिण्या, इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। इतना विवेचन होने के बाद अब इसमें एक प्रधान सूत्र इसका अभी रह जाता है, मयूरव जंसकादयश्च, जिसके द्वारा विचित्र विचित्र प्रकार के समास किए जाते हैं। उन सारी बातों का विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।